सारा अवैध कब्जा कर लिया। तो अवैध कब्जों करके मतलब कर रहे क्या बड़े, मतलब पहला भी मकान बना लिए उन्होंने, मस्जिद बना ली। पुराने जो किया है उनका लक्ष्य एक ही है, सरकारी भूमि है उसको कैसे भी हड़प करके। जैसे ये पहाड़ चलने की सूचना आई तो राजेंद्र हुड्डा जी ने मेरे से संपर्क किया कि या तो मेरे को भाई, पहले तो उन्होंने बोला कि मेरे को हिस्सा दे दे। मैंने कहा हिस्सा किस बात का दे दूं, मेरे इतना पैसा करोड़ों रुपए लगा के। तो बोले या तो हिस्सा नहीं दे तो मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे। मैंने कहा 10 करोड़ रुपए किस चीज़ के दे दूं? बोले नहीं देगा तो मैं तेरी लीज नहीं चलने दूंगा। मैंने जो मुकदमे है वो मेरे सारे लाइव वीडियो के अंदर कवरेज है, उसमें अगर कहीं भी वो बोलते हैं तो वो वीडियो को झूठा साबित कर देंगे तो मैं जीवन में सब काम छोड़ के संन्यास ले लूँगा। लेकिन वो मुकदमे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उनको। ताज जिंदगी हो सकता है मुझे थोड़ा और प्रयास लेट मिले न्याय, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के न्याय पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा, जब तक उनको जो। हाँ जी, नाम बताओ तारो। राम राम साहब, श्याम सिंह कटेवा है नाम मेरा। लोकेशन झुंझुनू का निवासी, कंवरपुरा, पहले स्थायी गांव कंवरपुरा, अब झुंझुनू में 1965 में आ गए बस गया शहर में। तो काना पहाड़ है, क्या मामला है? काना पहाड़ को तो कोई मामलों को नहीं, काना पहाड़ पर अवैध अतिक्रमण को और काना पहाड़ पर जो लोगों ने आराम की कमाई चाहे बन को सरकारी भूमि ने कब्जो करनो या व्यापारी को व्यापार बंद करनो, यही है और कुछ नहीं। किन से अवैध भूमि? अवैध भूमि मुस्लिम जो बस्ती है चारों तरफ, वो सब पहाड़ के ऊपर तक चढ़ गया। सरकारी गैर मुमकिन पहाड़ है, उसमें लगभग 250 हेक्टर पहाड़ी है। उसमें से पहले मेरे पास 100 हेक्टर पहाड़ी थी जो मेरे पास में खनन पट्टा जो आवंटित किया हुआ सरकार द्वारा। अब की तारीख में लगभग 49 हेक्टर मेरे पोजीशन में, बाकी मैंने सरकार को समर्पित कर दी शेष बची भूमि, क्योंकि उस पर अवैध कब्जा बहुत सारा हो गया। और जो अवैध कब्जा देख के मेरे को लग रहा था कि भाई अपन सरकार को टैक्स भरते हैं और उस ज़मीन पे हमारे को अभी तक वो कब्जा वापस नहीं मिल पा रहा, तो मैंने 50 हेक्टर करीबन तो सरेंडर कर दी। उसके अलावा भी 70 हेक्टर ज़मीन इन लोगों ने दबा रखी है, जिसकी मैंने मौके पे आज कई चैनल गए थे, ऊपर पहाड़ से चढ़ के भी उनको दिखाया था कि वहाँ पे अवैध है। लेकिन इन लोगों की अभी संतुष्टि ये नहीं है कि पहाड़ के बाहर ऊपर पहाड़ तक चढ़ गए, अब पहाड़ के अंदर भी जगह खाली है। लगभग 60-70 हेक्टर ज़मीन है जो सरकारी भूमि है, जो आज की डेट में मेरे को लीज के रूप में आवंटित है और जिसका किराया दे रहा हूँ। अब वो अगर मैं वहाँ से अगर मैंने लीज छोड़ दी तो ये लोग उस पर भी सारा अवैध कब्जा कर लेंगे। तो अवैध कब्जों करके मतलब कर रहे क्या बड़े, मतलब पहला भी मकान बना लिए उन्होंने, मस्जिद बना ली। पुराने जो किया है उनका लक्ष्य एक ही है, सरकारी भूमि है उसको कैसे भी हड़प करके उसके ऊपर अपने मकान बनाए, जैसे लोगों ने अभी तक बना रखे हैं। ईदगाह बनाना चाह रहे हैं, वो ईदगाह उन्होंने पहले भी कई बार ईद पढ़ के रोज़ को कहते हैं हमारे को पुरानी नगर पालिका ने परमिशन दे दी। जैसे अमरूदों के बाग में मुझे एक बार कोई प्रोग्राम करने के लिए परमिशन मिल जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि जयपुर के अमरूदों के बाग का मैं मालिक हो गया। तो इसी तरह से इनको अगर कोई अस्थायी परमिशन अगर एक बार के लिए दे देते तो ये लोग समझते कि ये तो अब हमारा जीवन भर का पट्टा मिल गया। सरकार द्वारा विधिवत रूप से आवंटित इनके पास में कोई भूमि नहीं है, सब अवैध कब्जा करके बैठे हैं। ना इनके पास नगर पालिका का पट्टा है, पट्टा भी ले रखा है तो इन लोगों ने फर्जी नोटरी के आधार पे ले रखा है, जो नोटरी के आधार पे 1968 से पोजीशन देखे तो सारी सरकारी भूमि है। तो कोई सहयोग करेगा भाई, सीधा आदमी कैसी के सहयोग तो देखो यहाँ पे पुराने समय से वो लोग ना जो कोशिश कर रहे थे कब्जा करने की, अब राजेंद्र जी हुड्डा है, उनको जब ये पहाड़ मेरा 15 साल से बंद था, इस दौरान उन्होंने उदयपुर वाटी में रॉयल्टी के ठेके में अपना रिश्तेदारों का अपना इनडायरेक्ट रूप में हिस्सा कर रखा था। अब वहाँ पे जैसे ये पहाड़ चलने की सूचना आई तो राजेंद्र हुड्डा जी ने मेरे से संपर्क किया कि या तो मेरे को भाई, पहले तो उन्होंने बोला कि मेरे को हिस्सा दे दे। मैंने कहा हिस्सा किस बात का दे दूं, मेरे इतना पैसा करोड़ों रुपए लगा के। तो बोले या तो हिस्सा नहीं दे तो मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे। मैंने कहा 10 करोड़ रुपए किस चीज़ के दे दूं? बोले नहीं देगा तो मैं तेरी लीज नहीं चलने दूंगा। मैं चारों तरफ से इन लोगों को मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ जो ये लोग मेरे साथ हैं इनसे तेरे सुबह से लेके शाम तक तेरा जीना आराम कर दूंगा। अंदर घुस के तेरे को वही जो बदमाशी करते हैं, गोठड़ा में गए थे, आपने देखा सीमेंट फैक्ट्रियों में कहाँ इन लोगों ने
कानून को हाथ में लिया है, राजेंद्र गुडा की स्पेशली बात कर रहा हूँ। और इसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट ये है कि जब उदयपुर वाटी से जो माल आता था वो उसमें इनको रॉयल्टी मिलती थी, उसके अंदर रॉयल्टी का ठेका था। इनके वहाँ जो लीज खनन पट्टों में जो इनके रिश्तेदार थे उनका भी माल यहाँ आके बिकता था, लेकिन झुंझुनू शहर की जनता को लगभग 250 रुपये टन महंगा माल मिलता था। 250 रुपये टन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक अगर गरीब आदमी मकान बनाए तो उसके 5-7 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। जो अब मेरे ये पहाड़ चलते ही 250 रुपये टन पत्थर सस्ता हुआ, मैंने इमीडिएट सस्ता किया तो वो बोले कि या तो तू 250 हमारे बराबर रेट रख। अब वह इसका मतलब था मुझे वो चाह रहे थे कि 250 रुपये टन तू बराबर करके लोगों में बंदर बांट कर और जनता को फ़ायदा ना दे के रेट को डाउन मत कर। मैंने कहा वो काम मैं नहीं करूँगा, जितना मेरा हक है उसके अलावा मैं नहीं रखूँगा। आज अगर उदयपुर वाटी से जो माल चल के अगर 450 में बिक रहा है तो जो माल यहाँ का यहाँ है वो 250 रुपये से ज़्यादा हमें नहीं बिकना चाहिए। तो मैंने वही किया। इसके वजह से उनको था कि भाई किसी भी हालत में अपना पैसे का लालच हर आदमी को, आपको पता है जिस आदमी को कानून का डर नहीं लगता, जो कानून को कहता है मेरी मुट्ठी में है, मैं कोई स्ट्रीट सीटर या कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। राजेंद्र गुड्डा से तारी बात कट्ठी हुई, जो बात से बता रहे थे ये मेरी बात जयपुर में उनके घर पर भी हुई और उनके जो साथ में दोस्त हैं उनके ऑफिस में भी हुई। 3-4 जगह पे 3-4 मीटिंग हुई थी हमारी। मतलब गजेंद्र गुड्डा के ऑफिस में थे, बात क्या है? जी मैं गया था। ठीक के लेने गए बड़े मैं बात करने गए थे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप हमें क्यों, मेरे धंधे में क्यों आप ऐसे अड़चन कर रहे हो। दूसरों ने बोला था, उनके आदमियों ने, कि एक बार आप बैठ के बात कर लो। तो बात करने में कहीं कोई बुराई नहीं है भाई। अगर किसी आदमी को कोई गलतफहमी हो तो उसको बैठ के समाधान कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी मांग इतनी ज़्यादा अनैतिक थी और वो सीधा भ्रष्टाचार वाला था कि गुंडा टैक्स देना है। अगर वो ये कहते कि ठीक है कोई सार्वजनिक काम जनहित का काम है उसमें तुझे ये काम करना, मैं शायद कर देता। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे इसमें से हिस्सेदारी चाहिए या इतना पैसा चाहिए, वो मेरे पिताजी फौजी थे, उन्होंने सिखाया था जीवन में कभी भी रूखी सूखी खा लेना, लेकिन इन लोगों के दबाव में नहीं आना। जो अवैध और अनैतिक रूप से गुंडा टैक्स मांग रहे हैं, ये सीधा गुंडा टैक्स है कि सरकार की परमिशन के बावजूद भी अगर आपको मैं पैसा दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के कायदे कानून से वो बढ़ के ऊपर हो गया। राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है इस आदमी का कि ये कहीं भी कुछ भी किसी को, बहन बेटी को, किसी भी धर्म के दूसरे वालों, सिर्फ वोटों के लिए मुस्लिम समुदाय की तुष्टीकरण के अलावा जाटों को इतनी गालियाँ निकालता है, उनकी बहन बेटियों को भी एक नहीं छोड़ता है। ये वो गालियाँ निकालने में मुंह फट हो गया। इसको मान सम्मान इतना नहीं पता कि औरत का क्या मान सम्मान होता है। दिया कुमारी जी अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री है, ये उनके लिए भी उठपटांग बोलता है। तो इसको ये तो शर्म ही नहीं है कि अपन बहन बेटियों की इज्जत, चाहे बहन बेटी किसी की हो, मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, उनको सम्मान तो देना चाहिए। बोलने में इसका कुछ नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा दे दिया, सब कुछ खून माफ़ है, सारे खून माफ़ है। पर अब मैं पैसा देने के लिए, पहली बात तो मेरे पिताजी ने मना किया था, और ये पैसा लगाऊंगा सार्वजनिक जीवन में किसी के जनता। कितना दिन पहले बात होता रही? ये मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, उसका आज भी कोतवाली में है। लगभग ये जब ये पहली बार आया था तब की बात है। ये शायद 2024 में नवंबर या दिसंबर की है। 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल पहले जून का महीना जीते में आया भाई। हाँ, ये जो तोड़फोड़ की थी मेरे मशीनों में जान से मारने के लिए, वहाँ पे जो तारबंदी तोड़ के अंदर घुस गए थे, ऑफिस में तेल मशीनों में आग लगाने की कोशिश की थी, ये उसी टाइम की बात है, उससे पहले की है। बाद में थे भाई कहीं भी करके मेरी लीज चालू हो जाए, एक बातचीत करने के लिए थे वाकन गया जी। तो से मतलब गया के हिसाब से फोन में बातचीत करके गया, डायरेक्ट ही चल गए भाई। उनके आदमी मेरे से संपर्क में थे, वो बोले हम चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी मुस्लिम बस्ती से आप हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप अगर चलाने हो तो बोले आप हमें 10 रुपये टन में हमें दे दो। मैंने कहा आपको क्यों दे दूं मैं 10 रुपये टन में, सरकार ने मुझे आवंटित किए, मुझे काम करना आता है, मेरे पास मैं सक्षम हूँ खनन व्यवसाय करने में, तो मैं आपको क्यों दे दूं। तो उन्होंने बोले एक बार आप गुड्डा जी से बैठ के बात कर लो, नहीं आपको लीज नहीं चलाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जाने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी आपको जीवन में हर आदमी को अपना विकल्प खुला रखता है कि भाई ठीक है व्यापार करते हैं तो सबसे बात भी करनी पड़ती है, कहीं झुकड़ा भी पड़ता है, कहीं अगले को नाजायज़ हो तो फिर आखिर में मरता क्या न करता व्यापारी को फिर हथियार भी उठाने पड़ते हैं। हथियार का मतलब ये नहीं गोली मारना है, लेकिन उसके खिलाफ
बोलना पड़ेगा। अगर वो मुझे मजबूर कर रहा है तो मुझे, अगर वो ये राजनीति में भी अगर कूदना पड़े तो राजनीति में भी कूदूंगा उसके सामने, राजनीति में कूदेगा बिल्कुल उसके सामने। अगर उसने ये समझा है कि मैं जिले का मालिक मैं बन गया, कानून मेरे हाथ में है, तो उसको ये जरूर एहसास कराने की कोशिश करूंगा, अगर मेरा प्रयास चला तो कानून क्या होता है, और कानून से बड़ा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो आप तो है ही क्या चीज़। तो भी के सामने कटेसी मैं बहुत दबा अभी मेरा वो कोई नहीं है। अगर उस इंसान ने अगर थोड़ी बहुत भी उसमें इंसानियत हुई तो ये गुंडागर्दी छोड़ के लोगों की सेवा करे, झुंझुनू जिले के विकास के लिए इंडस्ट्री लगाए, आज रोजगार दे। जो कोई फैक्ट्री आई गोठड़ा में, मेरी बात छोड़ो, गोठड़ा में फैक्ट्री आई, उसको बंद करा के क्या मिल रहा था, आज हजारों आदमियों को वहाँ रोजगार मिलेगा, लोकल में रेवेन्यू बढ़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है जी, DMFT, उसके अंदर फंड आता है जो नज़दीकी एरिया में जो खनन होता है उसके नज़दीकी एरिया में वो तो बता रहे कि जमीन का सही पैसा लेने के लिए वो करे वाला प्रदर्शन। हाँ, जमीन के सही पैसे के लिए नहीं, उसको मंथली चाहिए थी वहाँ से कि मैं तेरी फैक्ट्री नहीं चलाने दूंगा। तो ये बात फेंकेंगे इसको, ये हमें पता है ना, हम भी तो उसी दौरान हुआ था, हम भी ने भी बात की थी उसके मालिक से। फैक्ट्री से थारा संपर्क होगा? बिल्कुल था मेरा संपर्क, कैसे नहीं होगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के आँख के आंसू नहीं पहुँचेगा, उसको ये नहीं पता तेरे क्या तकलीफ आ रही है। उन्होंने भी पूछा कि आपको ये क्यों परेशान कर रहा है, मैंने परेशान एक ही है, इसको पैसा चाहिए। और पैसे के साथ में झुंझुनू जिले में राजनीतिक एंट्री के लिए सबसे कमजोर और कम पढ़ी लिखी कौम है वो मुसलमान है, उनको कोई भी बरगला सकता है। तो उनके ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो जहाँ इनको भेड़चाल दिखी और इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको यूज़ कर लिया, और उसके बदले में उसको वोट भी मिले। जो इसने काम किया तो मुस्लिम समुदाय ने आज तक कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिए, और शीश राम जी ओड़ा और उनके परिवार के अलावा वो ज़्यादातर उनका कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी होता था तो ही वो वोट देते थे। लेकिन अब की बार इसको वोट क्यों मिले, क्योंकि इसने उनको यूज किया कि मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, मैं आपको ये काम करा दूंगा। और इसने जो आड़ तो ये ली कि मैं उन लोगों को कि मैं आपके ये काम कराऊंगा, बदले में उसने अपना उल्लू सीधा करना था कि पैसे मिल जाए मुझे तो ये पहाड़ चलेगा। पहाड़ चलने का लिए मैं उसके लिए मोहताज थोड़ी हूँ, मैं कानून का मोहताज हूँ कि कानून मुझे अनुमति दे, मैं सरकार का हूँ कि सरकार मुझे अनुमति देगी, चलाएंगे नहीं चलाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे अभी खनन का नहीं है, सवाल ये है कि सरकारी भूमि जो मेरे कब्जे में है, जो जिसका किराया मैं भर रहा हूँ, जिसका डेड रेंट बोलते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट डेड रेंट लेता है, वो मैं 1968 से लगातार भरता आ रहा हूँ, उस ज़मीन को दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और उसके ऊपर अगर उनको अवैध अतिक्रमण करके वो अगर कब्जा करना चाहे तो उससे पहले उन लोगों को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा जो अगर अवैध अतिक्रमण करेंगे। सरकारी ज़मीन जो मुझे कायदे से मेरे को मिली हुई है उसमें उन लोगों का कोई हक नहीं है, लेकिन दबाव की राजनीति या भीड़ तंत्र को इकट्ठा करके अगर मुझे वो प्रेशर में लाएंगे तो मैं प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। थारो मानो कि मामला का राजेंद्र गुड्डा करे 100% राजेंद्र गुड्डा तो आप देख रहे नहीं हो क्या? अभी ईद पे वो व्यक्ति मैंने उसके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज कराने के लिए फरियाद दिया हुआ है। ईद पे फिर वो जो कांटेदार बाढ़ थी उसको तोड़ा, पेड़ उखाड़े, जो मुख्यमंत्री की हरियालो राजस्थान के तहत मैंने पेड़ लगाए थे और मेरे जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के तहत वो पेड़ उखाड़े, जेसीबी उन्होंने बुलडोजर चला दिया, जेसीबी एक तरीके से, और मेरे जो खड्डे खोदे हुए थे बरसात में पेड़ लगाने के लिए उनको सबको लेवल करके उनको किसने हक दिया कि प्राइवेट लैंड में जाके और वो जेसीबी अवैध रूप से चला ले, किसी की भी ज़मीन के ऊपर पेड़ उखाड़ दे। ये तो कहीं का न्याय का संगत बात है नहीं। जब भी पहाड़ का जो प्रदर्शन है ना, हाँ? वो सिर्फ लाइव वीडियो का है, मतलब लोग आगे बिग मैन तो थे, जो है वो तो दिख रही है, बिग कार्रवाई कर सको थे, मैंने दे रखी है अभी वीडियो में है वो चीज देखे थे। हाँ बिल्कुल वीडियो में जो है ना शुरुआत से लास्ट तक पूरा है का खींचो मीडिया जो बना के पूरी वीडियो गिरा खबड़े बिल्कुल है। और उसके अलावा मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ कि आपके रिकॉर्ड में जो 1968 से जो रिकॉर्ड है उसके अंदर सब चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट है कि किसका है। उसके अंदर अवैध कब्जा रोकने के लिए झुंझुनू जिला न्यायालय के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा नगर पालिका के खिलाफ या जो व्यक्ति विशेष है, चेयरमैन है या और है, उन सब के खिलाफ नगर पालिका के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा सन 1988 से जारी की हुई है जो आज भी प्रभावी है। लेकिन ये लोग किसी कानून को समझते ही नहीं है। कानून इनके लिए पता नहीं किस चीज़ का नाम है। ये मैं ना तो गुड्डा जी कहते हैं, वो सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू देते हैं कि कानून क्या होता है। कानून तो बोले मेरी मुट्ठी में है, मेरी पॉकेट में रखता हूँ मैं।
जो है बोले मुकदमे बढ़ते रहते हैं, उनसे मुकदमों से कहता है कि मुकदमों से मुझे डर नहीं लगता। तो मुकदमे डर, उन्होंने मेरे लिए भी बोला 2 मुकदमे, मैंने जो मुकदमे हैं वो मेरे सारे लाइव वीडियो के अंदर कवरेज है। उसमें अगर कहीं भी वो बोलते हैं तो वो वीडियो को झूठा साबित कर देंगे तो मैं जीवन में सब काम छोड़ के संन्यास ले लूँगा। लेकिन वो मुकदमे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उनको। ताज जिंदगी हो सकता है मुझे थोड़ा और प्रयास लेट मिले न्याय, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के न्याय पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा, जब तक उनको जो उन्होंने अपराध किया उसकी सजा नहीं दिला दूंगा। रोकना के लिए था ना, मतलब राजनीति में उतरना पड़ा तो राजनीति में उतरा। देखो दलदल है ये, दलदल में जब तक आप खुद नहीं उतरोगे तब तक दूसरे को आप ना उसमें से, उस दलदल में से नहीं निकाल सकते। और तो अब दलदल में अगर वो मजबूर करेंगे मुझे व्यापार नहीं करके, मेरा जीवन में मैंने कभी राजनीतिक क्षेत्र में ना मेरा कोई रुचि ना आज है। लेकिन अगर एक व्यापारी अगर सरकार को पूरा टैक्स देके, सरकार कौन होती है? सरकार भी तो ये नेता लोग ही चुन के बनते हैं, उन्हीं में से बनते हैं। अगर मैंने सारा पूरा टैक्स ईमानदारी से पूरा दिया है, जो परमिशन होती है सब लेके अगर मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं वो भी देश की सेवा, व्यापार करना भी। और नेता लोग हैं वो पहले आए थे 70 साल पहले तो देश की सेवा करने के लिए आए थे। अब वो नेता लोगों ने 70 साल में लोकतंत्र भीड़तंत्र में परिवर्तित हो गया। वोटों के लिए कायदे कानून है सब वो ठिकाने पे रख दिए एक तरफ। और अब सिर्फ वोट जिनको चाहिए तो या तो वोट दो या नोट दो, नहीं तो आपको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो व्यापार करने के लिए भाई साहब हम कहाँ जाएंगे? अगर व्यापार में अगर हमारे बाधा डालेंगे तो फिर हम इनके क्षेत्र में घुसेंगे। पहाड़ में पेड़ पौधे भी लगाए गए थे? बिल्कुल लगाए हुए हैं, आज भी है वहाँ पे। जो पेड़ कितना लगाया? कितना लगाया? लगभग 1700 पेड़, जिसमें से आज भी सारे मेरे पेड़ लाइव है। 150 पेड़ करीबन अब इन्होंने पिछली साल जो लगाए थे वो उखाड़ दिए। जो और फिर मैंने माननीय जिला कलेक्टर को जब पिछली बरसात में अनुरोध किया कि साहब मुझे पेड़ लगाने हैं यहाँ पे है, तो बोले एक बार मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, अगले बरसात में आपको दे देंगे, तब तक आप भीड़ में लगाओ। तो मैंने भीड़ फॉरेस्ट का एरिया उसमें 14,000 पेड़ लगाए। इधर अपने पुलिस लाइन में मैंने 5,000 पेड़ लगाए। जो आज आप जाके देखो पुलिस लाइन में कैसे भीड़ में जाके हरे भरे दिखेंगे आपको। यहाँ वाले भी पेड़ है जहाँ लगे हैं मेरे 80% पेड़ आज एकदम हरे भरे हैं।